जो एक लेजेंडरी असैसिन था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ कुछ ही पलों में बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। वो भी उसकी छोटी सी गलती की वजह से, जो उसे एक लेजेंडरी असैसिन से एक स्कूल जाने वाले बच्चे में बदल देती है। और उसे लगता है कि स्कूल तो नॉर्मल ही होगा, पर उसे क्या पता था स्कूल के अंदर तो अलग ही पबजी चल रहा है। और बीजीएमआई में जैसे क्रेट बनाते हैं, वैसे ही यहाँ के बच्चे तो हर किसी को क्रेट बनाने के पीछे तुले हुए हैं, वो भी किसके लिए? सिर्फ एक लड़की के लिए। तो चलो देखते हैं आखिरकार हमारा हीरो इस असैसिन से भरे हुए स्कूल में कैसे सर्वाइव करेगा। तो एनिमे लवर्स, कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाकर जिसका नाम जो होता है, और वो एक नई जॉब के लिए कहीं पहुंच रहा होता है। उसे बताया जाता है कि अंदर सिर्फ एक ही गार्ड है, इसलिए उसका मिशन काफ़ी इजी होना चाहिए। जो को अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपने एसोसिएट को डिस्पोजेबल यूनिट रेडी करने के लिए बोल देता है। और जैसे ही कुछ देर बाद वो लोकेशन पर पहुंचता है, सबसे पहले वो एक कैमरे को डिसेबल कर देता है। फिर वो उस रूम में घुस जाता है जहाँ एक डील चल रही होती है। वहाँ मौजूद गुंडे हैरान होकर सोच रहे होते हैं आखिरकार ये बंदा है कौन, लेकिन जो उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देता है। और उल्टा वो बस इतना पूछता है कि क्या किसी के पास सिगरेट जलाने के लिए लाइटर है। तभी जो देखता है कि वो लोग एक सेफ खोलने की कोशिश कर रहे हैं और बिना एक सेकंड वेस्ट किए फायरिंग शुरू कर देता है। दुश्मनों के नंबर उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्किल के मामले में वो सबसे ऊपर होता है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए जो एक एक कर हर थक को खत्म करता चला जाता है। आखिरी में सिर्फ एक आदमी बचता है जो सूटकेस लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी अपनी किस्मत को कोसने लगता है क्योंकि उसके सामने जो बुड्ढा खड़ा है उसके बारे में अफवाह फैल रही है कि पैसे मिलते ही वो किसी को भी मार देता है। तभी जो अचानक उसके सामने आ जाता है क्योंकि उसको अपने बारे में ऐसी बकवास सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो कहता है कि वो हर किसी को नहीं मारता, उसका एक उसूल है और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को जान से मारता है जो इरिडीमेबल माने जाते हैं, यानी जो कभी सुधर नहीं सकते। और हमें ये दिखता है कि डर के मारे वो थग अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन असल में तो वो जो को डिस्ट्रैक्ट ही कर रहा होता है। और मौका देखकर वो अपनी गोली चलाने की कोशिश करता है, पर तब तक जो वहां से गायब हो चुका था। अगले ही पल वो थग के पीछे नजर आता है और एक जबरदस्त पंच मारकर उसे दूसरे रूम में उड़ा देता है। मिशन के बाद जो का एसोसिएट जिसका नाम कोटातू होता है उसकी तारीफ करता है। वो बताता है कि कैसे जो ने अभी अभी 25 थग से सामना करा है और सबको उसने अकेला ही निपटा दिया है। लेकिन जो गुस्से में होता है क्योंकि कोटातू ने कहा था कि वहां सिर्फ एक ही गार्ड होता है। कोटातू कहता है कि आखिरी में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो तो एक लेजेंडरी हिटमैन है तो उसे इन सब चीज़ों से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और ये सुनते ही जो उसे टोक देता है और ये कहने लगता है कि उसे कभी लेजेंडरी हिटमैन मत कहना। इसी बीच कोटातू ब्रीफकेस खोलता है और उसके अंदर एक वास्ट प्लैनेट्स देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। और ऐसे ही कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि दोनों खाना खाने जाते हैं। कोतातू शॉक हो जाता है ये देखकर कि जो कितना ज़्यादा गाली खा रहा है, जिसे देखकर कोतातू को थोड़ा तो अजीब लगता है। ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद अगली सुबह जो अपनी बिल्डिंग में एंटर करता है और अनजाने में एक छोटे बच्चे को डरा देता है। वो बस माफ़ी मांग सकता है क्योंकि वो कभी भी बच्चों के साथ अच्छा नहीं रहा है। एक वक्त पर उसका भी परिवार था और वो सोचता था कि शायद सब कुछ अलग होता अगर वो बच्चों को समझने में थोड़ा बेटर होता। जो की पूरी जिंदगी इसी जॉब में रह गई, इसलिए वो कभी अपने बच्चे से कनेक्ट ही नहीं कर पाया। तभी कोटातू भी वहां आ जाता है क्योंकि उसे जो का बाथरूम यूज करना था। इसी दौरान हम ये देखते हैं कि एक अजीब सा कीड़ा जो की जैकेट पर रेंग रहा था और धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है। अचानक वो कीड़ा उसे डंक मार देता है। जो हैरान रह जाता है जब उसे ये पता चलता है कि ये कीड़ा तो दरअसल एक वास्प है। उसने पहले कभी ऐसा वास्प नहीं देखा था और उसका स्टिंग उसे अनबिलीवेबल दर्द दे रहा था। कुछ ही पलों में उसकी सांसें तक लेने में दिक्कत हो रही थी। दर्द इतना ज्यादा होता है कि आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जो की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि एक लड़की जिसका नाम आरी होता है उसे देख रही होती है। जो अब आरी की लेबोरेटरी में है। आरी उसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी। सबसे पहले वो उसका पूरा नाम और एफिलिएशन पूछती है। जो अपना नाम बताता है और कहता है कि वो जू नाम की एक असैसिन सिंडिकेट का हिस्सा है। जहां तक आरी की बात है वो साइंस डिवीजन की चीफ है और साथ ही जो की एक्स वाइफ भी है। आरी जो को चेक करती है और उसे लगता है कि जो की मेमोरी तो बिल्कुल ठीक है, उसके वाइटल्स भी नॉर्मल है, लेकिन एक चीज़ बहुत अजीब है और वो है उसका अपीयरेंस। ऐसा लगता है उस वॉब्स के स्टिंग की वजह से ये सब हो रखा है। वही वॉब्स जो सूटकेस वाले नेस्ट से निकला था। लेकिन वो कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। जिस कंपनी के साथ जो का टारगेट डील हुआ था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जेनेटिक मैनिपुलेशन की रिसर्च कर रही थी। मतलब वो कोई नॉर्मल वॉब्स नहीं था। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि जो इतना कैसे बदल गया। जो अभी भी कंफ्यूज है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आरी किस बारे में बात कर रही है। लेकिन अगले ही पल जब वो खुद को शीशे में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो पहले जैसा रहा ही नहीं है, वो एक बच्चा बन चुका है। घबराहट में वो पूछता है
कि वो दोबारा नॉर्मल कब हो पाएगा। लेकिन आरी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। आरी एक जीनियस साइंटिस्ट के रूप में मानी जाती है, फिर भी वो ये कहती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आसानी से एनालाइज नहीं किया जा सकता। जिसे सुनकर जो तो पूरा पैनिक मोड में चले जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे उसकी आवाज़ इतनी पतली हो गई है, उसकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है और उसकी हाइट भी काफ़ी कम हो गई है। आरी समझाती है कि फ़िलहाल वो सिर्फ उसकी कंडीशन को मॉनिटर कर सकते हैं और सबसे बुरी बात तो ये थी, इसका मतलब है कि जो को अपनी जॉब से ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन जो के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि जो के पास बहुत लोन था, उसकी कार की पेमेंट भी थी और उसका चाइल्ड सपोर्ट भी देना था। तभी जो के बॉस का कॉल आ जाता है। बॉस को यकीन नहीं होता कि इतनी हाई पिच वॉइस सच में जो की है, इसलिए जो को कंफर्म करना पड़ता है। जो मानता है कि सिचुएशन बहुत ही वियर्ड हो गई है, लेकिन वो अपने बॉस को यकीन दिलाता है कि वो अभी भी उनका काम कर सकता है। बॉस ये सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उनके पास जो के लिए एक परफेक्ट असाइनमेंट है। जो एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि फाइनली वो काम पर वापस जा पाएगा। लेकिन जो की सारी एक्साइटमेंट एक ही पल में उड़ जाती है, जब उसका बॉस उसे ये कहता है कि उसे मिडिल स्कूल अटेंड करना होगा। बॉस बताता है कि कैसे अगले साल वो अपनी बेटी को एक प्राइवेट मिडिल स्कूल में एनरोल करवाने का सोच रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि जो अंदर घुसकर स्कूल के अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन करे। ये सुनते ही जो का खून खौल उठता है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। बॉस ने ऐसा दिखाया जैसे वो सीरियस मिशन हो, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए स्कूल चेक करवाना चाहता था। आर्य को यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जो जब पिछली बार मिडिल स्कूल में पहुंचने ही वाला था, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। जिसके बाद बॉस भी उसे याद दिलाता है कि इस मिशन का पेमेंट भी नॉर्मल जॉब के तरीके से मिलेगा। और बस पेमेंट की बात सुनकर हमारे हीरो को ना चाहे भी ये मिशन मानना पड़ता है। कुछ देर बाद कोतातू इम्प्रेस होकर देखता है कि जो स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। जो पूछता है कि क्या उसे चश्मे में कोई पहचान तो नहीं लेगा। तब कोतातू समझाता है कि ये नॉर्मल ग्लासेस नहीं है, इनमें एक एयरपीस लगा हुआ है और साथ ही साथ बिल्ट इन कैमरा भी है। कोतातू याद दिलाता है कि चाहे बाहर से जो बड़े ही मिडिल स्कूल स्टूडेंट लग रहा हो, लेकिन अंदर से अभी भी जो पुराना ही है, इसलिए वो उसे बैकअप देता रहेगा। और ऐसे ही स्कूल के लिए निकलते वक्त जो सोचने लगता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से डिजास्टर बन चुकी है। एक तो वो बच्चों के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और अब उसे मिडिल स्कूल ही जाना पड़ेगा। लेकिन पैसों की बात है जो उसे इस चीज़ को करने में मजबूर कर रही है, इसलिए वो स्कूल पहुंच जाता है। पहले ही दिन टीचर सब स्टूडेंट से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। एक लड़का कहता है कि वो बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर अपना बेस्ट देना चाहता है। कुछ लड़कियां उसके बारे में गॉसिप करते हुए कहती हैं कि वो काफ़ी कूल लगता है। फिर ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद जो की बारी आती है और वो सबको बहुत ऑकवर्ड तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है और सारे स्टूडेंट उसी की तरफ देख रहे होते हैं और जो बस इतना कहता है कि सबसे मिलकर उसे अच्छा लगा। लेकिन ऑकवर्डनेस तो तब पड़ जाती है जब वो वहीं खड़ा रहकर बोल देता है कि बस इतना ही। उसका इंट्रोडक्शन इतना अजीब होता है कि उसकी इमेज तुरंत एक ग्लूमी स्टूडेंट की बन जाती है। कोतातो भी उसका इंट्रोडक्शन देखकर उसे डांटने लगता है, क्योंकि आखिर क्लास में घुलना मिलना भी तो जो के मिशन का हिस्सा है। इसलिए कोतातो उसे कहता है कि अगली बार कुछ बेटर करना। जो दोबारा क्लास के सामने आता है और अपने हॉबीज़ के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता। इसलिए वो अपनी किसी स्पेशल स्किल के बारे में सोचने लगता है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है और वो सोचता है कि क्या स्नाइपिंग को आंसर के रूप में बोलना सही रहेगा। ये सुनते ही पूरी क्लास शॉक हो जाती है और सब सोचने लगते हैं कि ये बंदा कहीं अजीब सा कोई ऑनलाइन गेमर तो नहीं है। कोतातो तुरंत कहता है कि ये बहुत बेकार आंसर था। सिचुएशन संभालने के लिए जो जल्दी से जल्दी बोलता है कि उसका मतलब एयरसॉफ्ट गन से था। उसको एयरसॉफ्ट एंड सर्वाइवल गेम्स खेलना बहुत पसंद है। ये आंसर पहले से काफ़ी बेटर था, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स उसे अभी भी ग्लूमी समझ रहे हैं। कुछ देर बाद फाइनली स्कूल का पहला दिन खत्म हो जाता है। जो सोचता है कि अगर पहला दिन इतना मुश्किल था तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। तभी कुछ लड़कियां भी उससे टकरा जाती हैं और माफ़ी मांगते हुए उसे गेमर बॉय कह देती हैं। कोतातू मजाक में कहता है कि अगर चाहे तो वो उन्हें सबक सिखा सकता है, लेकिन जो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। घर लौटने पर कोतातू बताता है कि उसने जो के लिए डिनर बनाया है। जो हैरान होता है कि आखिरकार कोतातू उसके घर में कर क्या रहा है और उसके लिए खाना क्यों बना रहा है। लेकिन जैसे ही वो खाना टेस्ट करता है, सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि खाना सच में बहुत ज़बरदस्त होता है। जिसके कुछ देर बाद कोतातू समझाता है कि अगर वो जो के लिए खाना ना बनाए तो जो तो पूरे दिन सिर्फ गाली की खाता रहेगा और एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट जो गाली की स्मेल से भरा हुआ हो, उसे लोग जल्दी से जल्दी अलग कर देंगे। वैसे भी जो पहले भी काफ़ी सस्पिशियस लगता है, इसलिए वो और भी गलतियां नहीं अफोर्ड कर सकता। उसे अपनी असली पहचान छुपानी ही होगी और ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी होगी जिससे उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। सीधी बात तो यह है कि अगर वो स्कूल नहीं जा पाया तो उसे पेमेंट कभी नहीं मिलेगी। अगले दिन जो फिर से क्लास में बैठता है, लेकिन उसका दिमाग बचपन की यादों में चला जाता है। जब वो छोटा था तब उसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास रख लिया था और तुरंत ट्रेनिंग में डाल दिया था। उसके बाद उसे सीधा फील्ड में भेज दिया गया था, तो वहाँ उसने काम शुरू कर दिया था
और अब वो ऑलमोस्ट 39 ईयर्स का है और उसने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है। वो शादी भी कर चुका है, उसकी एक बेटी भी है। उसके हिसाब से इस उम्र में पढ़ाई करने की कोई बात नहीं है, उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी जो को पहली बार असली पढ़ाई का एहसास होता है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अचानक से बहुत इंस्पायर हो जाता है और फिर वो तेज़ी से नोट्स बनाना शुरू कर देता है। जो हैरान रह जाता है जब वो मैथ्स की इतनी सारी नई चीज़ें सीखने लगता है। उसने नंबर्स को कभी ऐसे नज़रिए से देखा ही नहीं था। नेगेटिव नंबर्स की पूरी दुनिया देखकर उसका दिमाग हिल जाता है। जो पूरी तरीके से पढ़ाई में खो जाता है और पागलपन की तरह नोट्स बनाने लगता है। आखिरकार क्लास खत्म होते ही जो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बचपन में उसने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिला था और आज उसे समझ आता है कि पढ़ाई वक्त में मज़ेदार हो सकती है। मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ और लैंग्वेज आर्ट्स उसे सब कुछ पसंद आने लगता है। नई चीज़ें सीखना और उनकी गहराइयाँ समझना उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस बन जाता है। जो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर ये नई फीलिंग आखिर आ कहाँ से रही है। वो सोचता है कि शायद इतने सालों तक दिमाग ना लगाने का रिएक्शन उसके सामने आ रहा है। पहले तो वो बस अपना सर झुकाकर अपना काम करता था और सोचने से बचता था, लेकिन अब जो भी नई चीज़ उसके सामने सिखाई जा रही है वो उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरीके से असर कर रही है। जो किसी सक्सेसफुल मिशन के बाद विस्की का पहला घूंट लेने जैसा है। उसी रात कोतारू डर जाता है जब वो जो को उसके रूम में देखता है। उसे लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन असल में जो तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा होता है। वो फिर कहता है कि ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। मिडिल स्कूल का सिलेबस उसे इतना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है कि वो उसमें पूरी तरीके से डूब गया है। कोतातू को समझ नहीं आ पाता कि प्रॉब्लम क्या है, तो जो उसे समझाता है। वो अपना रिवीजन और होमवर्क तो कब का खत्म कर चुका है, लेकिन बात यही नहीं रुकी। उसे अगले दिन की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। कोतातू अपने तरीके से उसकी मदद करता है और एक शानदार मील बना देता है। अगले दिन स्कूल के बाहर एक अजीब सा आदमी घूमता हुआ उसे नजर आता है। क्लास खत्म होने के बाद जो फिर सोचता है कि वो अब क्या करे। आज भी पढ़ाई उसके लिए बहुत मज़ेदार रही है और खासकर सोशल स्टडीज़ उसे बहुत पसंद आ रही हैं। जो चीज़ें वो सीख रहा है वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से जोड़ पा रहा है। इसी वजह से उसे ये पढ़ाई और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, जो अभी भी बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तभी कोतातू उसका ध्यान एक शोर शराबे की तरफ दिलाता है। एक पांडा मास्क पहना हुआ आदमी अचानक एक गार्ड को लात मार देता है। कुछ लड़कियां इसे देखकर हंसने लगती हैं और उन्हें यह सब फनी लगता है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी उनकी तरफ दौड़ता है, जिससे सबकी हंसी गायब हो जाती है। जो सोचता है कि ये बंदा सच में बहुत अजीब है। कोतातू याद दिलाता है कि जो लड़कियां भाग रही हैं वो वही लड़कियां हैं जिन्होंने जो को गेमर बॉय बोला था, इसलिए उसको उनकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मानता है कि वो लड़कियां थोड़ी मीन हैं, लेकिन वो सब उसकी बेटी की उम्र की हैं और उसकी उम्र अब इतनी हो चुकी है कि वो सिर्फ किसी के रूड होने की वजह से उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। कोतातू घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ करने वाला है। वो बार बार उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी असली आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करनी है। जो उसे टेंशन ना लेने को कहता है और अपनी कमाल की स्किल्स का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले वो एक स्टूडेंट के हाथ से एक चीज़ गिरा देता है जो एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। जैसे ही स्टूडेंट का ध्यान भटकता है, जो चौक का बॉक्स उठाकर उस क्रीपी आदमी की तरफ फेंकता है, जिसके बाद वो इतनी तेजी से मूव करता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। 3 प्रिसाइज शॉट के साथ वो चौक बॉक्स को हिट करता है और एक बड़ा सा स्मोक स्क्रीन क्रिएट हो जाता है। हमेशा की तरह कोतातू फिर इंप्रेस हो जाता है, लेकिन जो उसे चुप रहने को कहता है। स्मोक के अंदर घुसते ही जो उस पेंडा मार्क्स पहने वाले आदमी को एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन इस बार जो खुद हैरान रह जाता है क्योंकि वो पंच तो उस आदमी को गिरा देना चाहिए था। तब जो को समझ आता है कि प्रॉब्लम सामने वाले की स्ट्रेंथ से नहीं है। असल वजह यह है कि वो खुद एक बच्चा बन चुका है और उसकी बॉडी पहले जैसी नहीं रही है। दूसरी तरफ वो साइको समझ जाता है कि अब वो खतरे में है, इसलिए वो एक डायनामाइट की स्टिक निकाल लेता है और उसका इरादा सबको साथ लेकर उड़ने का होता है। लेकिन हमारा जो तो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो अपनी किताब की मदद से डायनामाइट को दूर उड़ा देता है और उस साइको को बेवकूफ़ी ना करने की वार्निंग देता है। कुछ ही देर में वो आदमी बेहोश हो जाता है और जो बॉम्ब को हवा में शूट कर देता है। लड़कियां बच जाती हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी जान बचाने वाला जो ही था, लेकिन जो बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होना चाहता था, इसलिए वो इस बात को साफ इनकार कर देता है और बाकी सब लोगों को भटकाने के लिए जो तुरंत कह देता है कि कोई अनजान आदमी वहां से गुजर रहा था और उसी ने उस क्रीपी बंदे को हरा दिया है। फिर जो कॉन्फिडेंस के साथ अनाउंस करता है कि वो बस एक नॉर्मल मिडिल स्कूल स्टूडेंट है जो बाकी बच्चों की तरह ही अपनी पढ़ाई करने आता है। लेकिन ऑब्वियसली इतनी अजीब बात सुनने के बाद किसी को भी इस पर यकीन नहीं आता। सिचुएशन और ऑकवर्ड होने से पहले ही जो वहां से निकल लेता है। अगले दिन जो कि क्लास के स्टूडेंट एक ग्रुप चैट बनाने का डिसाइड करते हैं। पूरी क्लास उसमें ज्वाइन हो जाती है, लेकिन सबको ये लगने लगता है कि शायद जो ऐसे सोशल चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होगा। जो भी अंदर ही अंदर मानता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो लोग उसे इग्नोर ही करेंगे। लेकिन तभी जो कि क्लास में से एक लड़की जिसका नाम जेस होता है,
वो उन्हीं लड़कियों के साथ जो के पास आ जाती है जिनकी जो ने पहले मदद करी थी, और वो ये कहती है कि वो उसे इनवाइट करना चाहती है इस क्लास ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और जो के पूछने के बाद कि वो इतना इंटरेस्टेड क्यों है जो को ज्वाइन कराने के लिए, वो लड़कियां ये बताती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो के साथ पहले अच्छा बिहेवियर नहीं किया था और अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती हैं। जो को भी इस बात से कोई खास मतलब नहीं होता और वो कैजुअली कह देता है कि उन्हें जो करना है कर सकती हैं। लेकिन रात होते होते जो को अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि ग्रुप चैट इतनी तेजी से चल रही होती हैं कि उसके लिए मैसेज फॉलो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। नोटिफिकेशन लगातार आते रहती हैं और ये तक नहीं पता होता कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। बेचारा जो रहम की भीख मांगने लगता है और डिसाइड कर लेता है कि मिडिल स्कूल सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल जगह है। बाद में जो सोचता है कि वो अपनी पुरानी असेसिन जॉब कंप्लीट करने के बाद कभी भी इतना अच्छा फील नहीं करता था जितना वो अब फील कर रहा है। शायद चीज़ें उतनी भी बुरी नहीं हैं, इसलिए वो थोड़ी देर और अपना लाइफ कंटिन्यू करना चाहता है। और ऐसे ही कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि आरी उसे वॉप्स के बारे में कॉल करती है। आरी बताती है कि ये क्रिएचर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता था, इसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। जिस कंपनी ने इसे बनाया है उसका नाम मत्सूजा फार्मास्यूटिकल्स है। पिछले 10 सालों से ये कंपनी इतनी तेजी से ग्रो हुई है कि पूरे देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। और बात यही खत्म नहीं होती। कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी जो की क्लास में पढ़ती है, उसका नाम नौरिन है। आरी एक सजेशन देती है कि अगर जो समहाउ नौरिन के कांटेक्ट में आ जाए तो शायद उन्हें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। और ऐसे ही करते हुए अगले दिन हमें ये दिखता है कि जो स्कूल में चुपचाप से जाते हुए कुतातू से बात कर रहा होता है और वो बातें बहुत सीक्रेटली कर रहा होता है जिससे किसी को उस पर शक ना हो। कुतातू को यकीन नहीं हो रहा होता है कि जो पढ़ाई का इतना दीवाना हो गया है। उसके हिसाब से जो सिर्फ इतना पढ़ इसलिए रहा है ताकि वो अपनी जॉब में बेटर हो सके। लेकिन जो उसकी बातों को सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि वो ये सिर्फ मिशन के लिए नहीं कर रहा, उसे बस पढ़ाई करना जेन्युइनली मज़ेदार लग रहा है। तभी जो के क्लासमेट्स जिनका नाम तकारा और पापा होता है उसे हेलो बोलते हैं। जो मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन उसकी स्माइल काफ़ी ऑकवर्ड लगती है। दोनों उसे कहते हैं कि अब जब सब फ्रेंडली हो गए हैं तो उसे ग्रुप चैट में ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। क्लास में एंटर करते ही जो को याद आता है कि उसके मिशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नौरिन से दोस्ती करना है। नौरिन क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की में से एक है। और ऐसे ही करते हुए स्कूल की रेस के दौरान हमें ये दिखता है कि नौरिन तो अपनी इनक्रेडिबल एथलेटिक एबिलिटीज दिखाकर सारे लड़कों को उसका दीवाना बनाते हुए घूमने लगती है। लेकिन नौरिन क्लियरली इन सब से इरिटेट हो चुकी है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो ने पहले आरी के प्लान पर ऑब्जेक्शन उठाया था। उसके हिसाब से नौरिन सिर्फ कंपनी की प्रेसिडेंट की बेटी है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसे कंपनी के सीक्रेट्स के बारे में कुछ भी पता हो। आरी ने भी इस बात को एग्री किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिलहाल नौरिन ही उनकी एकलौती लीड थी। क्लास खत्म होने के बाद कुतातू कहता है कि जो हमेशा अकेला रहकर पूरा लोनर बन जाएगा। लेकिन जो काउंटर जवाब में ये बोलता है कि कैसे उसके और बाकी स्टूडेंट्स के बीच लगभग 20 साल का एज गैप है। ऐसे में अगर वो परफेक्टली फिट हो जाए तो वो बहुत ही अजीब फील करेगा और वो बहुत अजीब बात भी होगी। उसे पढ़ाई सच में पसंद आ रही है, लेकिन फिर भी वो मानता है कि ये स्कूल जैसी जगह उस बुढ़े आदमी के लिए नहीं है। वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके उसे नॉर्मल बनना है और यहाँ से निकलना है, और उसके लिए नौरिन से बात करनी ही पड़ेगी। जब वो नौरिन से पूछता है कि क्या उसके पास बात करने के लिए 1 मिनट है, तो नौरिन सीधा उसे क्रीप बोल देती है। उसे उससे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है और उसे तुरंत वहाँ से जाने को कह देती है। जो इतना शॉक हो जाता है कि तुरंत वहाँ से निकल जाता है। क्लासरूम के बाहर पहुँचते ही वो इमोशनल डैमेज से गिर पड़ता है। और जैसा कि हम सबको पता ही है कि अगर एक उम्र दराज आदमी के लिए सबसे पेनफुल बात क्या होती है कि अगर कोई उसे क्रीप कहे, और नौरिन ने जिस अंदाज में जो को क्रीप कहा था उसने उसके दर्द को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया था। जो शर्म से पानी पानी हो जाता है और लगभग बेहोश हो जाता है। तभी जो की क्लास की बाकी लड़कियां उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि नौरिन वैसे ही लड़कों से बहुत नफरत करती है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में टॉप है। उसके पेरेंट्स बहुत अमीर हैं। वो मॉडल की तरह दिखती है और काफ़ी लंबी भी है। इसी वजह से हर वक्त हर कोई लड़का उसे प्रपोज करता रहता है। नौरिन को इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो बिना किसी दया के सबको रिजेक्ट कर देती है। हालांकि लड़कियां भी उससे ज़्यादा हैंग आउट नहीं करती क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट है। कुतातू पूछता है कि अब जो क्या करेगा। जो थक कर कहता है कि वो अब डेड एंड पर पहुंच चुका है। कोई भी लड़का उसे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, इसलिए वो गिव अप करने का मूड बना लेता है। तभी उसके पेट से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही होती है। वो अपनी लोकल रेमंड शॉप में घुस जाता है और अंदर जाते ही शॉक हो जाता है क्योंकि उस रेमंड शॉप के अंदर नौरिन एज अ वेटर काम कर रही होती है और उसे वेलकम करती है। और हमें ये दिखता है कि जब नौरिन ध्यान से देखती है तो वो भी शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार जो वहाँ क्या कर रहा है।
दोनों कुछ पल तक का तो ऑकवर्ड साइलेंस में एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। आखिरी में नॉरिन उसे पानी देती है और उसका ऑर्डर पूछती है, जो एग रेमन ऑर्डर करता है, और नॉरिन उसका ऑर्डर शेफ तक पहुंचा देती है। वेट करते वक्त जो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। नॉरिन इतनी अमीर आदमी की बेटी है, फिर भी रेमन शॉप में काम क्यों कर रही है? मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स को तो जॉब करने की परमिशन भी नहीं होती। इसलिए जो थोड़ा शक करने लगता है कि कहीं ये नॉरिन की आम शक्ल तो नहीं है। ये मिस्ट्री काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जो डिसाइड करता है कि वो पहले रेमन खाएगा। और ऐसे ही आखिरकार जब जो का रेमन आता है और वो उसकी पहली बाइट लेता है, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। रेमन देखने में जितने ही सिंपल लग रहे थे, टेस्ट में उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे थे। नूडल्स और टॉपिंग की क्वालिटी उसने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, और ब्रॉथ का एक सिप लेते ही उसे ऐसा लग रहा था कि वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। फ्लेवर्स की डेप्थ इतनी ज़बरदस्त थी कि जो उसकी तारीफ करते नहीं थकता, जो पूरी तरीके से खाने में खो जाता है। तब नॉरिन उसे इंटरप्ट करती है। वो कहती है कि शॉप बंद होने वाली है, तो वो उसे पीछे मिलने के लिए बुलाती है। बाद में जब दोनों मिलते हैं, नॉरिन पूछती है कि वो इस एरिया में क्या कर रहा है। जो बताता है कि वो यहाँ आसपास ही रहता है। ये सुनते ही नॉरिन अपनी किस्मत को कोसने लगती है, क्योंकि ये जगह बस स्टेशन से काफ़ी दूर है और यहाँ कोई पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट भी नहीं है। उसका पूरा यकीन था कि उसके स्कूल का कोई भी स्टूडेंट यहाँ तक कभी नहीं आएगा। फिर वो जो से रिक्वेस्ट करती है कि उसका यहाँ काम करने वाली बात किसी और को ना बताए। जो के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, और वो इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों साथ चलने लगते हैं। नॉरिन बताती है कि वो हर रोज़ स्कूल के बाद अकेले घर जाती है। जो पूछता है कि इतनी अमीर फैमिली होने के बावजूद उसे ये काम करने की क्या ज़रूरत है। नॉरिन सीधा जवाब देती है कि उसे इस शॉप में काम करना बहुत पसंद है। रेमंड शॉप उसके अंकल की है, उसे यहाँ सैलरी भी नहीं मिलती, वो बस अपने रिलेटिव की हेल्प करती है। जिसके बाद नॉरिन मानती है कि उसकी फैमिली वाकई बहुत ज़्यादा अमीर है और लोग उसे प्रीटी भी समझते हैं। इस बात से वो इनकार नहीं करती, लेकिन इसी वजह से उसकी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और उल्टा उसके पेरेंट्स भी उसे ऐसे लड़कों से मिलवाते रहते हैं जिन्हें वो नॉरिन के फ्यूचर हस्बैंड बनाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे नहीं समझता। सब लोग बस उसकी अपीयरेंस देखते हैं। नॉरिन के दिल में उन सब के लिए डिस्कस भरा हुआ है, और अब जो जैसे लड़के भी मिडिल स्कूल में उसे वैसी नजरों से देखते हैं। ये सब सुनकर जो को फाइनली समझ आ जाता है कि नॉरिन लड़कों से इतनी नफरत क्यों करती है। लेकिन फिर नॉरिन अचानक से बहुत पॉजिटिव हो जाती है और कहती है कि इसी के लिए वो एक दिन अपनी खुद रेमंड शॉप खोलना चाहती है। जो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों बातों का एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। नॉरिन समझाती है कि वो अपनी फैमिली की पुरानी सोच से नफरत करती है। उनके हिसाब से लड़कियों को जल्दी से जल्दी शादी करके हाउसवाइफ बन जाना चाहिए, लेकिन नॉरिन इन सब को नहीं मानती। वो अपनी मेहनत पर जीना चाहती है और अपने अंकल की रेमन की लेगेसी आगे बढ़ाना चाहती है। उसके अंकल भी सिर्फ अमीर लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने शेफ बनना डिसाइड करा। और ऐसे ही जब भी नॉरिन उदास होती थी, उसके अंकल बिना कुछ कहे उसके लिए रेमन बना दिया करते थे। नॉरिन कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन जो उसे उसके अंकल की याद दिलाता है। ये सुनकर जो उसे सरप्राइज कर देता है। वो कहता है कि उसे वही करना चाहिए जो वो चाहती है। सिर्फ किसी की बेटी होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी भी उनके हिसाब से जिए। और हाँ, उसके अंकल का रेमन वाकई कमाल का है। नॉरिन ये सुनते ही एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे रेमन के बारे में बात करना बहुत पसंद है। आज तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे मौका मिला था अपने अंकल की हेल्प करने के लिए जब वो लोग रेमन बना रहे थे। लेकिन उनकी वॉक खत्म होते ही सिचुएशन अचानक डार्क हो जाती है। कुछ लोग नॉरिन को किडनैप कर लेते हैं, जो के पास रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं बचता, और वो हैरान रह जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। लेकिन सोचा जाए तो ये उतना इम्पॉसिबल भी नहीं था। आखिर नॉरिन के फादर एक ऐसी बड़ी कंपनी के हेड थे जो काफ़ी शेडी कामों में इन्वॉल्व लगती है। जिसके बाद जो तुरंत कोतातू से ये कहता है कि किडनैपर्स की नंबर प्लेट को इन्वेस्टिगेट किया जाए। कोतातू नंबर प्लेट को नोट कर लेता है, लेकिन उसके फेक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी बीच कोतातू देखता है जो अचानक से दौड़ना शुरू कर देता है। जो याद दिलाता है कि उसके बैग में ट्रांसमीटर राउंड रखा हुआ है और वो इसी वक्त इस्तेमाल करेगा। कोतातू को ये यकीन नहीं होता। उसके हिसाब से बहुत देर हो चुकी थी और किडनैपर्स की गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रांसमीटर राउंड की वो बात कर रहा है वो दरअसल हैंडगन के लिए बना था। अगर जो उन्हें देख भी लेता है तो इतनी दूर से शॉट लगाना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन जो कहता है कि उसे ये सब पहले से पता है। वो कोतातू को याद दिलाता है कि वो सालों से यही काम करता आ रहा है। जिसके बाद जो अपनी गन में ट्रांसमीटर राउंड लोड करता है। कोतातू फिर भी कहता है कि इतनी दूर से एम करने का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जो उसे चुपचाप रहने को कहता है, क्योंकि अब उसने अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना है। वो गाड़ी से काफ़ी ऊपर एम करता है और ट्रिगर भी दबा देता है। हैरानी की बात तो ये थी कि शॉट सीधा टारगेट पर लगता है। अब ट्रांसमीटर की वजह से किडनैपर्स की एग्जैक्ट लोकेशन उसके ऐप में दिख जाती है। जो के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, उसने वो डिलीशियस रेमन को सिर्फ एक बार ही टेस्ट किया था, इसलिए वो नॉरिन को बचाने निकल पड़ता है। और सच कहें तो उसका अगला मिशन नॉरिन नहीं बल्कि उस रेमन की रेसिपी का फ्यूचर बचाना है। हाइड आउट के अंदर हमें दिखता है
कि थक नॉरिन से कहते हैं कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये लोग पूरे क्रीपी एनिमल होते हैं और नॉरिन भी उनसे घिन खा रही होती है। जिसके बाद उनका लीडर अपने ही आदमी को डांटने लगता है और कहता है कि उन्हें काम ठीक से करना चाहिए। जिसके बाद फिर वो नॉरिन से माफ़ी मांगने का नाटक करता है और कहता है कि वो बाद में जिस आदमी ने नॉरिन को तंग किया है उसे मार देगा। बदले में उसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। वो कंपनी के टॉप सीक्रेट ड्रग के बारे में जानना चाहता है जो नॉरिन के फादर डेवलप कर रहे हैं। नॉरिन साफ मना कर देती है और कहती है उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन क्रिमिनल्स को ये लग रहा होता है कि नॉरिन झूठ बोल रही है। लीडर बताता है कि उनके क्लाइंट ने खुद कहा है कि नॉरिन सब कुछ जानती है। नॉरिन फिर कहती है कि उसे सच में कुछ नहीं पता क्योंकि उसके फादर कभी अपने काम के बारे में उससे बात ही नहीं करते, लेकिन ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं और नॉरिन से सच निकलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तब उनका लीडर एक और बात रिवील करता है। उसे पता है कि नॉरिन अपने अंकल की रेमंड शॉप में काम करती है। वो रिवील करता है कि कैसे वो वहाँ गया था और उसके हिसाब से वहाँ का खाना बहुत ही बकवास था। उसके लिए वो फूड खाने लायक भी नहीं था। वो धमकी देता है कि ऐसी जगह को तो मिटा देना चाहिए। ये सुनते ही नॉरिन घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है कि उसके अंकल का इन सब में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस आदमी को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अगर नॉरिन सिगरेट बता दे तो शायद उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। नॉरिन सच में कुछ नहीं जानती और घबराहट में सोचने लगती है कि आखिर ये सिगरेट हो क्या सकता है। सिचुएशन हर एक सेकंड ज़्यादा डेंजरस होते जा रही होती है, लेकिन उससे पहले कि सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो, अचानक उस आदमी के सर पर एक बुलेट लगती है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि जो का था। इस वक्त जो काफ़ी गुस्से में था क्योंकि उस आदमी ने उस डिलीशियस रेमन की बेइज्जती की है। जो नहीं चाहता था कि नॉरिन उसकी असली पहचान देख ले, इसलिए वो उसे बचाने से पहले उसके सर पर एक बैग चढ़ा देता है। बाकी थग्स हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये छोटा सा बच्चा आखिरकार कौन है, लेकिन जो उन्हें बताता है कि दरअसल वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्रदराज आदमी है। उन्हें सबक सिखाने से पहले अपना बड़े होने के नाते वो नसीहत देना शुरू करता है। सबसे पहली बात, किसी के दिल से बनाया हुआ खाने की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुंडे उसकी पूरी बात होने से पहले ही बीच में उसे टोक देते हैं। बस फिर क्या, जो सबको धूल चटा देता है। कुतातू तो ये सब देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जो नॉन लीथल राउंड्स यूज कर रहा था। जो सीधा जवाब देता है कि वो ड्यूटी पर नहीं होता तो किसी की जान नहीं लेता। तभी उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर अभी काफी क्रिमिनल्स मौजूद हैं। नॉरिन को लेकर यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। जो भी बिना हिचकिचाए ये कहता है कि अब थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। वो नॉरिन को एक फ्लैट बेड ट्रॉली पर बैठा देता है और उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। पहले ही आदमी को सरप्राइज कर वो अटैक कर बेहोश कर देता है। रूम के बाहर और भी थग्स मिलते हैं, लेकिन जो फ्लैट बेड पर पीछे कवर लेकर उन सबको हैंडल कर लेता है। नॉरिन को इतनी तेज घुमाए जाने की वजह से चक्कर आने लगते हैं, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। जो फ्लैट बेड को शील्ड की तरह यूज करता है और आने वाली गोलियों को रोकता है और आगे बढ़ता है। बिल्डिंग काफी बड़ी थी, इसलिए बाहर निकलने में काफी वक्त लग रहा था। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब वहीं पहला वाला आदमी एक ट्रक को लेकर वापस आ जाता है। अब उसने मिशन पूरा करने की उम्मीद छोड़ दी थी और सीधा वो उन दोनों को कुचल देना चाहता था। जो उस पर फायरिंग करता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि ट्रक बुलेट प्रूफ है। कुतातू का डर और बढ़ जाता है क्योंकि सिचुएशन हर सेकंड और खराब होती जा रही है। अगर जो अकेला होता तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब नॉरिन की प्रोटेक्शन करनी है। खुशकिस्मती से जो के पास एक प्लान था। वो नॉरिन को कार्ड से अलग कर देता है और कार्ड को ट्रक की तरफ धकेल देता है। साथ ही एक और चीज फेंकता है जो उसने रास्ते से उठाई थी। उसका थ्रो इतना प्रिसाइज होता है कि ट्रक अपना बैलेंस खो के पलट जाती है। इसके बाद जो अपनी दूसरी नसीहत देता है, वो कहता है कि शायद ये बात पुरानी सोच वाली लगे, लेकिन जो आदमी किसी औरत से इज्जत और दयालु तरीके से पेश नहीं आता, वो पूरा कचरा होता है। आखिरकार रेस्क्यू मिशन कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद जो एक स्पेशल स्प्रे इस्तेमाल कर नॉरिन को सुला देता है ताकि वो कुछ याद न कर सके। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और प्रॉब्लम आती है। वो अपनी स्टडी गाइड बिल्डिंग के अंदर भूल गया था। अगली सुबह नॉरिन सोचती है कि शायद कल जो भी हुआ वो बस एक सपना था, लेकिन उसके शरीर पर लगी चोटों को देखकर उसे समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गलत है। तभी नॉरिन को जो की आवाज आती है, पर अचानक से नॉरिन के दिमाग में ख्याल आता है कि कैसे ये वही आवाज थी जिसने उसे बचाया था। वो सीधे जो के पास जाकर पूछती है कि क्या उसने बचाया था। जो तो ऐसा एक करता है जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। वो पूछता है कि क्या नॉरिन उस कन्वर्सेशन की बात कर रही है जो उनकी हुई थी। फिर जल्दी से टॉपिक बदल देता है। वो कहता है उसकी एक रिक्वेस्ट है। वो चाहता है कि कभी कभी रेमन खाने वो आया करे, इसलिए नॉरिन को उसे अगला बोल फ्री में खिलाना पड़ेगा। नॉरिन मान जाती है, लेकिन एक कंडीशन से कि कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद मैथ्स क्लास में जो का ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा होता। घर पहुंचते ही वो आर्य को कॉल करता है और कहता है कि उसकी क्लास में एक चीज़ है जो उसकी समझ से बाहर है। वो जितना पढ़ाया गया है सब रिवाइज कर चुका है, फिर भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। फिर जो आरआई से पूछता है कि उसकी मैथ्स में कैसी पकड़ है।
एरी बिना शर्माए मान लेती है कि उसकी मैथ सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट है। जो चाहता है कि वो उसे पढ़ा दे, लेकिन एरी के पास बिल्कुल वक्त नहीं था। एक तरफ उसका काम था, दूसरी तरफ घर का काम, और ऊपर से जो को नॉर्मल बनाने की रिसर्च भी चल रही थी। जो उस बात का विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी मदद ज़रूर कर सकता था। अराई उसे कहती है कि अपने टीचर से पूछ लो, लेकिन जो कहता है कि टीचर उससे उम्र में छोटा है, इसलिए उससे पूछना उसे ऑकवर्ड लगता है। आखिर में जो लाइब्रेरी पहुंचता है और खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो काफ़ी स्ट्रेस था, क्योंकि अगर ये लेसन समझ नहीं आया तो आगे की पढ़ाई भी समझना मुश्किल हो जाएगी। तभी उसके पास एक क्लासमेट आ जाता है जिसका नाम रियो था। रियो उसे क्लास से पहचान लेता है। सिर्फ एक नज़र में रियो समझ जाता है कि असली प्रॉब्लम क्या है। वो बताता है कि शायद एलिमेंट्री स्कूल में जो अर्थमेटिक्स और फॉर्मूला ठीक से कभी नहीं सीख पाया है, इसी वजह से अब उसे सारी चीज़ें मिक्सअप लग रही हैं। जो थोड़ी देर तक सोचता है और रियलाइज़ करता है कि ये बात पूरी तरीके से सच है। बचपन में वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था और इधर उधर घूमता रहता था। रियो बताता है कि वो लाइब्रेरी में अक्सर पढ़ने आता है, इसलिए वो जो के साथ स्टडी करने का ऑफर करता है। जो तुरंत मान जाता है और दोनों मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद मैथ क्विज में जो परफेक्ट स्कोर ले आता है और खुशी में झूम उठता है। वो रियो को पूरा क्रेडिट देता है, लेकिन रियो कहता है कि असली वजह जो की मेहनत है। उसने बेसिक्स को समझने के लिए सच में हार्ड वर्क किया था। जो इतना खुश होता है, तुरंत रियो को ड्रिंक पीने के लिए अपने साथ बातचीत करने लगता है और मजाक मजाक में उसे टीचर भी बोलता है। और ऐसे ही होटल में बैठे हुए रियो गलती से एक आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी तुरंत गुस्सा हो जाता है और रियो को डांटने लगता है। रियो सीधा माफ़ी भी मांग लेता है। बैठने के बाद जो एक बात नोटिस करता है, जब से रियो उसे पढ़ाने लगा था, वो देख रहा था कि रियो खुद भी उतनी या उससे ज़्यादा मेहनत करता है। ऐसा लग रहा है जैसे रियो के पास कोई बड़ा गोल है। रियो कहता है कि उसके पास एक सीक्रेट है, लेकिन वो नहीं चाहता कि पूरी क्लास को पता चले। जो प्रॉमिस करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। तब रियो बताता है कि उसका सपना एक डॉक्टर बनने का है। जब वो छोटा सा था तब उसकी माँ बीमार होकर गुजर चुकी थी, और जब उसके पापा घर पर नहीं होते थे तब उसकी दादी ही उसका ख्याल रखती थी। लेकिन अब उसकी दादी की हेल्थ भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। इसी वजह से उसने ये डिसाइड किया है कि वो डॉक्टर बनेगा और अपनी माँ और दादी जैसे लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करेगा। ये बातें सुनकर जो सच में इमोशनल हो जाता है। उसे याद आता है कि वो हमेशा से कहता था कि वो बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन शायद असल वजह ये थी कि उसने कभी उन्हें अलग इंसान के रूप में समझा ही नहीं। कम से कम रियो तो उसे कहीं ज़्यादा एडमायरेबल लगा था। तभी वो रूड आदमी जो पूरी बात को चुपचाप सुन रहा था बीच में आ जाता है। वो रियो के डॉक्टर बनने के सपने का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि डॉक्टर बनने के पीछे इतना पैसा बर्बाद करना बेकार है। जो के मन में आता है कि सीधा इस आदमी के मुंह पर मुक्का मार दिया जाए, लेकिन रियो उसे रोक देता है। फिर वो आदमी जो पर भी कमेंट करता है और कहता है कि कैसे मिडिल स्कूल के पहले साल में पढ़ाई में अटक जाना बेवकूफ़ी है। उसके हिसाब से अगर किसी चीज़ के लिए तुम नेचुरली टैलेंटेड हो तो मेहनत करना बस अपनी बेवकूफ़ी का एडवर्टीजमेंट देना होगा। पहले तो रियो थोड़ा अपसेट लगता है, लेकिन फिर वही सबसे पहले उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि बहुत हो गया। उसका डॉक्टर बनने का सपना किसी और के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करता, और चाहे सामने वाला आदमी सही क्यों ना हो। किसी को सिर्फ अलग सोच रखने के लिए उसे इडियट कहना गलत होगा। रियो साफ कर देता है कि उसे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और उन्हें मेहनत करना पसंद नहीं होता। वो आदमी जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन डाइनर पर मौजूद बाकी लोग भी उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। सब उसे अपने काम से काम रखने को कहते हैं और बच्चों को परेशान करने के लिए उसे क्रिटिसाइज करते हैं। बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जो कहता है कि अब उसकी नज़रों में रियो की इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है। रियो शर्माते हुए कहता है कि वो भी गुस्से में आ गया था, लेकिन जो को तो सीन काफ़ी औसम लगा था। ऐसे ही कुछ देर बीत जाती है और हमें ये दिखता है कि जो और रियो उस डाइनर से बाहर निकलते हैं, पर वहीं हमें ये भी दिखता है कि गुस्से में पागल हुआ वो आदमी अपनी बाइक से उन दोनों को टक्कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो दूर से ही उसकी चाल समझ जाता है। जिसके बाद वो अपने प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर बाइक को हिट करता है और आदमी सीधा गिर जाता है। जो उसे कहता है कि थोड़ा ठंडा हो जाओ। साथ ही वो कंफर्म करता है कि उसका प्रीशियस लैपटॉप सेफ है। बेचारा आदमी सीधा नदी में जाकर गिरता है। उस रात जो एक सपना दिखता है जहां उसे याद आता है कि अपनी बेटी से बात करना उसके लिए कितना मुश्किल हुआ करता था। और ऐसे ही करते हुए अगली सुबह हमें दिखता है कि कुतातू तो जो के कमरे की हालत देखकर शॉक हो जाता है। कुतातू ये कहता है कि कैसे उसका पूरा घर कचरे का ढेर बन चुका है। जो कैजुअली जवाब देता है कि काफ़ी टाइम से उसने हाउसकीपिंग को नहीं बुलाया था। तब कुतातू उसे खुद ही सफाई करने के लिए कहता है, लेकिन जो सीधा मना कर देता है और कहता है कि मर्द ऐसे काम नहीं करते। ये सुनते ही कुतातू इरिटेट हो जाता है और कहता है कि उसे अपनी पुरानी सोच को अपडेट करने की ज़रूरत है। कुछ समय बाद स्कूल में क्लब्स शुरू हो जाते हैं और हर स्टूडेंट डिसाइड करता है कि वो किस क्लब को ज्वाइन करेगा। जो सोचता है कि एथलेटिक क्लब से दूर रहेगा ही बेहतर होगा, वरना वो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करने लग जाएगा। तभी कुछ लड़कों की बेसबॉल दूर चली जाती है और वो सीधा जो के पास गिरती है।
पर जो इतनी ताकत से उस बॉल को वापस फेंकता है कि सब हैरान रह जाते हैं। और ऐसे ही कुछ देर बीत जाती है और जो रियो से मिलता है, रियो उसे बताता है कि वो केंडो ज्वाइन करने की सोच रहा है, क्योंकि पहले भी वो थोड़ा केंडो की प्रैक्टिस कर चुका है और पढ़ाई के साथ बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो जो से पूछता है कि वो कौन सा क्लब ज्वाइन करेगा। जो उसे बताता है कि वो एथलेटिक क्लब नहीं ज्वाइन कर रहा और वो कल्चरल क्लब देखने की सोच रहा है। तभी उसकी नज़र होम इकोनॉमिक्स क्लब पर पड़ती है। जो तुरंत अज्यूम कर लेता है कि ये तो सिर्फ लड़कियों का क्लब होगा, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत बात है। जो मुड़कर देखता है और पता चलता है कि वो रियो की बड़ी बहन है, जो इस होम इकोनॉमिक्स क्लब की प्रेसिडेंट भी है। वो जो को बताती है कि रियो ने उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है और ऑनेस्टली उसे जो की पुरानी सोच बिल्कुल पसंद नहीं आई है। फिर वो सीधा समझाती है कि चाहे आदमी हो या औरत, अगर जिंदा रहना है तो खाना खाना तो ज़रूर पड़ता है, और अगर खाना खाना चाहते हो तो कुकिंग भी आनी चाहिए। इसी तरीके से अपनी गंदगी फैलाना तो बहुत ही गलत बात है और उसकी सफाई करनी तो आनी ही चाहिए। और सिंपल शब्दों में बोले तो हर इंसान को अपना काम खुद करना सीखना चाहिए। जो उसकी बातों को सुनकर थोड़ा शौक ज़रूर होता है, लेकिन तुरंत समझ भी जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। प्रेसिडेंट जो को बताती है कि आज उनके क्लब का ट्रायल सेशन है, उसे ज़रूर आना चाहिए। जो पहले थोड़ा हिचकिचाता है और जो की हिचकिचाहट देखकर रियो की बहन उसे धमकी देती है कि अगर वो नहीं आया तो फिर रियो उसकी मदद नहीं करेगा। ये सुनकर जो हैरान रह जाता है कि कैसे एक लेजेंडरी असैसिन को किसी ने क्लब एक्टिविटी के लिए थ्रेटन कर दिया है, लेकिन मजबूरन उसके पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ट्रायल सेशन में सब मिलकर राइस बॉल्स और मिसो सूप बनाते हैं। जो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि यहाँ सिर्फ लड़कियां ही होंगी, लेकिन काफ़ी लड़के भी मौजूद थे। तभी क्लब प्रेसिडेंट एक चैलेंज दे देती है। वो कहती है कि अगर आज का सेशन बोरिंग निकला तो अगले 6 महीने तक वो जो की रोज़मर्रा की ज़रूरतें खुद संभालेगी, लेकिन अगर जो को मज़ा आ गया तो फिर उसे क्लब ज्वाइन करना ही पड़ेगा। चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है और सेशन शुरू भी हो जाता है। जो पूरी मेहनत से कुकिंग में लग जाता है। वो इतने सिंसियरली काम करता है कि खुद भी अपने रिजल्ट से इंप्रेस हो जाता है। जब सब खत्म होता है, प्रेसिडेंट उससे पूछती है कि एक्सपीरियंस कैसा था। जो कूल बनने की कोशिश करता है और कहता है कि बस ठीक ठाक था, ना बोरिंग ना इतना ज़्यादा अमेजिंग कि वो क्लब को ज्वाइन कर ले। उसके हिसाब से मैच ड्रॉ रहा, लेकिन प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए कहती है कि कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी उसने अपना बचा हुआ खाना भी इंजॉय करना है। घर लौटते वक्त कोतातू उसे छेड़ता है और कहता है कि उसने क्लियरली सुना था कि जो खाना एंजॉय कर रहा था। जो मान लेता है कि खाना सच में टेस्टी था, लेकिन फिर भी वो इस क्लब को ज्वाइन नहीं कर रहा। उसके बाद जो अपना बनाया हुआ खाने का कुछ हिस्सा अपनी एक्स वाइफ आरी को भेज देता है। थोड़ी देर बाद आरी उसे कॉल करती है। वो बताती है कि उसने और कोशु ने खाना खा लिया है। कोशु दरअसल आरी और जो की बच्ची होती है। फिर वो फ़ोन अपनी बेटी कोशु को दे देती है। जो एकदम सरप्राइज हो जाता है और कोशु उससे खाने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी जो को प्रेसिडेंट की भी याद आती है। उसने कहा था कि अपने हाथों से बनाया हुआ खाना किसी इंपॉर्टेंट इंसान को खिलाना। खुद के लिए बनाया गया खाना टेस्टी होता है, लेकिन दूसरों के लिए बनाया गया खाना कई गुना ज़्यादा टेस्टी होता है। वहीं प्रेजेंट में कोशु जो को बताती है कि उसका बनाया हुआ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कॉल खत्म होने के बाद जो गहरी सांसें लेता है और रियलाइज़ करता है कि शायद वो चैलेंज हार गया है, और सच में अगले दिन जो होम इकोनॉमिक्स क्लब ज्वाइन कर लेता है। हॉलवे में उसकी मुलाकात नौरिन से होती है, जो उसी क्लब में साइन इन कर चुकी थी। दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ने सेम क्लब ज्वाइन कर लिया था। जो कहता है कि उसकी सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी ये जानने में थी कि नौरिन ने क्लब ज्वाइन क्यों किया। नौरिन बताती है कि शायद इससे वो रेमन शॉप में और ज़्यादा हेल्प कर पाएगी, पर साथ ही साथ वो जो को वार्निंग भी देती है कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, और सिर्फ एक ही क्लब में होने के मतलब ये नहीं है कि जो उससे ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए। तभी जो के पास कुतातू का कॉल आता है। सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर जो समझ जाता है कि कुछ सीरियस बात है। कुतातू कहता है कि उसके पास जो की ओरिजिनल बॉडी में वापस लौटने के लिए एक खबर है, और फिर वो एक ऐसा कंक्लूजन सुनाता है जिसे सुनकर जो का दिमाग घूम जाता है। कुतातू कहता है कि जो को नौरिन से शादी करनी पड़ेगी। जो तुरंत शॉक में आ जाता है और उससे डिटेल समझने के लिए बोलता है। कुतातू बताता है कि मित्सुका फार्मास्यूटिकल्स ने अभी तक एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिस इंसान से नौरिन शादी करेगी उसे पूरी कंपनी इनहेरिट कर दी जाएगी। जो को ये डिसीजन बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसी अनाउंसमेंट तो सिर्फ नौरिन लोगों की प्रॉब्लम ही पड़ेगी। पर कुतातू फिर उसे याद दिलाता है कि किडनैपर्स ने भी कहा था। उसका मानना था कि नौरिन को अपने फादर के सीक्रेट ड्रग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता है, और अब यही बात अंडरवर्ल्ड में काफ़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मानी जा रही है। सीधी सी बात है, मित्सुका फार्मास्यूटिकल्स के सीक्रेट फोर्स नहीं किए जा सकते। अगर वास्प और उसकी डी एजिंग इफेक्ट का राज जाना है तो कंपनी इनहेरिट करनी पड़ेगी, और इसका मतलब था कि जो का नया मिशन था नौरिन का फियोंसे बनना। जो बिना एक सेकंड सोचे इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। वो याद दिलाता है कि वो करीबन 40 साल का है और एक डिवोर्स आदमी भी है, और चाहे सिचुएशन कितनी भी अजीब क्यों ना हो, वो किसी मिडिल स्कूल गर्ल को फियोंसे नहीं बना सकता।
थोड़ी देर बाद जो फिर से नॉरिन की रेमन शॉप में रेमन खाता नजर आता है। वो सोचता है कि जब भी वो यहाँ आता है उसकी सारी टेंशन कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। वो खुद से कहता है कि उसके जैसे बुढ़े आदमी के लिए नॉरिन का फियांसे बनना नामुमकिन है। बॉडी वापस मिले या ना मिले, जो होगा देखा जाएगा। और ऐसे ही जब वो पेमेंट कर रहा था तब उसे महसूस होता है कि नॉरिन कुछ परेशान लग रही है। उसने सुना था कि अनाउंसमेंट के बाद से लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। तभी उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है और उसका अंकल उसे घर जाने को बोल देता है। रास्ते में साथ चलते चलते नॉरिन अपने फादर के बारे में जो को बताती है। वो फ्रस्ट्रेशन में कहती है कि वो आदमी घर भी मुश्किल से आता है, अब तो उसका चेहरा देखने का भी मन नहीं करता। अनाउंसमेंट ने उससे और भी ज़्यादा अपसेट कर दिया है, लेकिन जो आधा ध्यान नहीं देता। वो बस कैजुअली बोलता है कि हाँ, सिचुएशन काफ़ी बुरी लग रही है। नॉरिन तुरंत पकड़ लेती है कि वो प्रॉपर्ली सुन ही नहीं रहा था। पहले तो वो इरिटेट हो जाती है, लेकिन फिर मान लेती है कि अजीब तरीका तो ये ज़रूर है, पर वो ठीक है। ऐसे ही बेकार की बातें करने से किसी का भला नहीं होता और शायद इन्हें ऐसी बात सुननी नहीं चाहिए। शायद इसी को फ्रेंडशिप कहते हैं। वो सोचती है शायद क्लब में उसे कोई नया दोस्त मिल जाएगा, और फिर अचानक वो रियलाइज़ करती है कि शायद जो ही उसका दोस्त बन चुका है। अगले दिन जो पूरी तैयारी के साथ होम इकोनॉमिक्स क्लब पहुंचता है, उसके हिसाब से वो ऑफिशियली सीखने वाला था कि अपना काम खुद कैसे किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट एक नई प्रॉब्लम लेकर आती है। क्लब में एप्लीकेंट की संख्या बढ़ गई है और उम्मीद से ज़्यादा लोग एक ही वजह से वहाँ आ रहे हैं, जो है नॉरिन। दर्जनों लड़के सिर्फ उसके करीब रहने के लिए क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं। सब उसके आसपास घूम रहे थे। अब नॉरिन पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो चुकी थी। तब उसकी नज़र जो पर पड़ती है, वो एक डिसीजन ले लेती है। वो सबको जोर जोर से चुप रहने को कहती है और अनाउंस करती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड पहले से है। ये कहकर वो सीधा जो को पकड़ लेती है। पूरी क्लास शॉक में जम जाती है। अनाउंसमेंट के बाद लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और सवालों की बारिश शुरू हो जाती है। किसी तरीके से वो दोनों भीड़ से भाग जाते हैं। अकेले होते ही नॉरिन तुरंत माफ़ी मांगती है। वो बताती है कि जिस क्लब एक्टिविटी का वो इतने दिनों से वेट कर रही थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी उसने जो को अपना बॉयफ्रेंड डिक्लेयर कर दिया। जो इस सिचुएशन से खुश नहीं था, लेकिन कुतातू इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। टेक्निकल सेंस में देखे तो मिशन अपनी सही डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन जो साफ कह देता है कि वो क्रीप नहीं है। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नॉरिन फिर एक रिक्वेस्ट करता है। वो मानता है कि भले ही ये सेल्फिश लगे, लेकिन फिर भी जो को प्रिटेंड करना चाहिए कि वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है, भले ही वो एक मिशन के लिए क्यों ना हो। उसका लॉजिक सिंपल था, अगर सबको लगे कि वो उसका बॉयफ्रेंड है तो शायद लोग उसका पीछा भी करना बंद कर देंगे। नॉरिन बार बार रिक्वेस्ट करती है और आखिरकार जो मान जाता है, लेकिन वो ये क्लियर कर देता है कि जो की सारी हरकतें बस एक्टिंग होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद जो को इस अरेंजमेंट के साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। एक ग्रुप उसे घेर लेता है और पिटाई करते हुए दो ऑप्शन देता है, या तो रोज रोज उनके काम करे या फिर नॉरिन से दूर रहे। हमें ये दिखता है कि वैसे तो जो आसानी से उन सबको हरा सकता था, लेकिन सस्पेंशन का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो एकदम अनएक्सपेक्टेड मूव करता है और वो तीसरी फ्लोर से जंप मार देता है। वो पुलिस सब शॉक में रह जाते हैं। नीचे रखे हुए मैट पर जो परफेक्टली लैंड करता है, जो जिम क्लास ने रखी हुई थी, पर वो उनसे माफ़ी भी मांग लेता है उनको डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसे ही कुछ देर बाद क्लास में लौटने के बाद उसे पता चलता है कि पूरे स्कूल में उसके और नॉरिन की रिलेशनशिप की गॉसिप चल रही थी। हर जगह बस उसी की बात हो रही थी। जो परेशान हो जाता है, उसने तो सिर्फ एक्टिंग के लिए हाँ कही थी, अगर हर दिन ऐसा ही रहा तो बहुत मुश्किल होने वाली है। और ऐसे ही अचानक से जो की क्लास की वही दो लड़कियां तकाता और बाबा उसे बताती हैं कि उन्होंने जो का वो भागने वाला सीन देखा था, जहां वो तीसरे मंजिले से कूद गया था। उसकी एस्केप से वो बहुत ही इंप्रेस हो गई है। जो इरिटेट होकर पूछता है कि अगर उन्होंने उसे देखा था तो हेल्प क्यों नहीं की, लेकिन उनका जवाब सिंपल सा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि जो खुद हैंडल कर लेगा, और वैसा ही उसने किया भी। बाबा फिर एक और वार्निंग देती है। उनका स्कूल बहुत ही बड़ा और फेमस मेगा स्कूल है। यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है और उन्हीं स्टूडेंट के बीच एक लेजेंडरी ग्रुप भी है जिसे यूनिकॉर्न्स कहा जाता है। लुक्स, पर्सनैलिटी, टैलेंट, करिश्मा, हर एक चीज़ में यूनिकॉर्न्स टॉप टियर के होते हैं। और अफवाह यह है कि उनमें से एक नॉरिन में इंटरेस्टेड है। इसका मतलब था कि जल्द ही या देर से ही वो लोग जो के सामने ज़रूर आएंगे और बाबा उसे गुड लक कर देती है। उस रात कुतातो सजेस्ट करता है कि शायद फेक बॉयफ्रेंड बनने वाला ड्रामा खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी जो को नॉरिन से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर कुतातो एक और बुरी खबर देता है। अंडरवर्ल्ड को भी मित्सुका फार्मास्यूटिकल्स के वास्प रिसर्च और डी एजिंग ड्रग के बारे में पता चल गया है। अब क्रिमिनल समझ चुके थे कि धमकी और फोर्स से काम नहीं करेगा, इसलिए वो लोग नया प्लान बना रहे थे। अब बात चल रही थी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने एलीट मिडिल स्कूल एजेंट को अंडरकवर कर भेजेंगे और उनका टारगेट भी वही होगा, नॉरिन का फ्यूचर हस्बैंड बनना। मतलब अब नॉरिन के पीछे सिर्फ क्लास के बच्चे ही नहीं, यूनिकॉर्न्स ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल असैसिन्स ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेंड एजेंट भी होंगे।
कंपटीशन जानलेवा होने वाला था। कोतातू मजाक में पूछता है कि क्या जो भी उस रेस में उतरने वाला है, और जो बस फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पकड़ लेता है। अगले दिन नॉरिन खुद जो को अपने पास बुलाती है और कहती है उसने सब सोच लिया है। शायद प्रिटेंड बॉयफ्रेंड वाला आइडिया गलत था, क्योंकि इस प्लान से जो को सिर्फ प्रॉब्लम से मिल रही थी। वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो खुद सिचुएशन को हैंडल कर लेगी। उसका पहला सॉल्यूशन था कि होम इकोनॉमिक्स क्लब जाना ही बंद कर देना, लेकिन साथ ही वो जो को रेमन खाने आते रहना के लिए बोलती है। तभी एक लड़का उनके बीच में टपक जाता है। वो जो को भगोड़ा बोलकर चैलेंज करता है और कहता है कि नॉरिन को उस जैसे लूजर्स को अपने साथ रखना नहीं चाहिए। नॉरिन तुरंत कहती है कि अब जो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसे तंग करना बंद करे, लेकिन वो लड़का मौका देखकर खुद नॉरिन को प्रपोज कर देता है। नॉरिन बार बार मना करती है। वो अपनी स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की बातें बताने लगता है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो हद से ज़्यादा चिपकने लगता है तब जो आगे बढ़ता है और वो अनाउंस करता है कि वो दोनों अभी भी साथ में हैं, और सीधा उस लड़के को वार्निंग देता है कि उसकी लड़की से दूर रहे। सब शॉक हो जाते हैं। कोतातू भी समझ नहीं पाता कि आखिर जो कर क्या रहा है। वो उसे बस इतना कहता है कि वो अपनी एक्टिंग कंटिन्यू कर रहा है, और अगर कोई वजह देनी है तो बस इतनी है कि वो ऐसे जिद्दी और फोर्सफुल लोगों को पसंद नहीं करता, चाहे कोई भी हो। अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो वो उसे हटा देगा। लड़का गुस्से में आ जाता है और बताता है कि वो जिम में बड़े बड़े अडल्ट्स के साथ स्पेयर कर चुका है। जो को ध्यान से बोलने की वार्निंग देता है, लेकिन जैसे ही वो उसको पंच मारने की कोशिश करता है, जो उसके हाथ आसानी से रोक देता है। एक पल में उस लड़के के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। जो उसे कहता है कि शायद उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। बाद में नॉरिन उसका शुक्रिया अदा करती है, और जो कहता है कि वो थोड़े दिन और बॉयफ्रेंड का रोल निभा सकता है। उसका असली रीजन वो टेस्टी रेमन खाकर नॉरिन के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं सुनना चाहता था। नॉरिन हंसती है और कहती है कि मेरी लड़की से हाथ हटाओ। यह वाला डायलॉग बहुत ही ज़्यादा चीज़ी था। कोई मिडिल स्कूलर ऐसा नहीं बोलता। जिसे सुनकर जो भी थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन तभी दूर कहीं एक इंसान उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। वो जो कि मूवमेंट्स और स्किल को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे महसूस हो गया था कि जो कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। उसके हिसाब से जो भी शायद उसी प्रोफेशन से बिलोंग करता है जिससे वो खुद करता है, और अगर ऐसा ही था तो ये रोमांटिक राइवलरी उसकी सोच से कई ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। फ्लैशबैक में हमें यह पता चलता है कि ये लड़का खुद कितना पावरफुल है। उसने एक आदमी को आसानी से हरा दिया था, और इसी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर उसे रिक्रूट करने आया था। वो उसकी टैलेंट से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने उसे वंस इन अ जनरेशन जीनियस भी बताया था। अब उसका मिशन भी वही था, नॉरिन के स्कूल में इन्फिल्ट्रेट करना और उसका फियोंसे बनना। उसका एक कोड नेम था बेबी फेस बेबी। प्रेजेंट में नॉरिन जो से पूछती है कि क्या वो सीक्रेटली बहुत स्ट्रांग है। जो घबराकर तुरंत मना कर देता है और कहता है कि उसने ज़िंदगी में कभी फाइट तक नहीं की। नॉरिन को भी उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसको याद आता है कि जो ने कितनी आसानी से उस एग्रेसिव लड़के को डरा दिया, लेकिन जो हर तरीके से नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करता रहता है। कोतातू भी मजाक उड़ाता है कि एक मिडिल स्कूल गर्ल एक इतने हाई लेवल असेसन की इंटरोगेशन कैसे कर रही है। जिसके बाद नॉरिन फिर टॉपिक चेंज कर देती है। वो बताती है कि उसके फादर ने अचानक से उनके पास एक फाउंटेन पेन भेजा है, और सबसे अजीब बात तो यह है कि उन्होंने स्पेशली कहा है कि ये पेन उसके बॉयफ्रेंड को दे दिया जाए, और उन्हें जो का नाम भी पता है। जो को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन नॉरिन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। इसी बीच हॉलवे में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आता है। सारी लड़कियां उसके लुक्स देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हैं। वो लंबा है, हैंडसम है और बहुत ही कूल लग रहा है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात, वो हैंडसम लड़का जो कि क्लास में ही है। और हमें दिखता है कि क्लास में इंट्रोड्यूस होते ही कोतातो को उस पर शक हो जाता है, और जो भी वही सोच रहा था, क्योंकि इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ होना नामुमकिन है। एक ट्रांसफर स्टूडेंट एक ऐसे वक्त पर आया है जब नॉरिन के फादर ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करी है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और जो को उसकी प्रेजेंस भी इतनी डेंजरस लग रही थी कि वो तुरंत समझ जाता है कि एक और प्रोफेशनल प्लेयर ने फील्ड में एंट्री मार दी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी, ये बंदा भी नॉरिन का फियोंसे बनने आया था। टीचर के उसका इंट्रोडक्शन करने के बोलने के बाद पता चलता है उसका नाम शिन है। क्लास की सारी लड़कियां उसे देखते ही एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन जब टीचर उससे अपने बारे में कुछ बोलने को कहता है तो बंदा वहीं फ्रीज हो जाता है। मुंह से एक प्रॉपर सेंटेंस तक नहीं निकाल पाता, और पूरी इंट्रोडक्शन एम्बेरेस डिजास्टर में बन जाती है। स्टूडेंट ऑकवर्ड क्लैप कर देते हैं। जो सोचता है कि इतना नर्वस बंदा प्रोफेशनल कैसे हो सकता है। शिन चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। नॉरिन उसे फ्रेंडली तरीके से ग्रीट करती है, लेकिन उसकी एक स्माइल देखकर शिन के होश उड़ जाते हैं। फोटोज में तो नॉरिन क्यूट थी, लेकिन रियलिटी में वो और भी ज्यादा सुंदर थी। शिन दरअसल अपनी जॉब के लिए आया था, इसलिए वो हिम्मत जुटाकर नॉरिन को एक लेटर देता है और स्कूल के बाद कोर्टयार्ड में मिलने को बोलता है। लेटर इतना ऑकवर्ड होता है कि नॉरिन खुद सोचने लगती है कि शायद ये दुनिया का सबसे स्लॉपी लव लेटर है। स्कूल के बाद नॉरिन वो लेटर जो को दिखाती है और कहती है कि फेक बॉयफ्रेंड होने के नाते उसे उसके साथ चलना पड़ेगा। जब दोनों कोर्टयार्ड पहुंचते हैं तो शिन ऑलरेडी उनका वेट कर रहा होता है, और जैसे ही वो बोलना शुरू करता है नॉरिन शॉक हो जाती है।
क्लास में जो बंदा शब्द भी नहीं बोल पा रहा था अब बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहा था। रीजंस और भी ज़्यादा शॉकिंग। शिन के मुंह में एक पेसिफायर था। वो बताता है कि उसे एक्सट्रीम स्टेज फ्राइट है, लेकिन जब भी वो बेबी बनने का एक्ट करता है तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। जो अंदर ही अंदर सोचता है कि अंडरवर्ल्ड वैसे ही वियर्ड लोगों से भरा हुआ है, लेकिन ये बंदा तो सबसे ऊपर लेवल का है। शिन सीधा नॉरेन को कन्फेस कर देता है। वो कहता है कि उसे पहली नज़र में ही नॉरेन से प्यार हो गया था। नॉरेन भी मान लेती है कि एक बंदा दिखने में काफ़ी हैंडसम है और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा जाम है, लेकिन फिर उसकी नज़र जब उसके पेसिफायर पर पड़ती है और अगले ही सेकंड उसका जवाब एक ज़ोर सा पंच होता है। नॉरेन उसे सीधा बोल देती है कि वो समझ सकती है जब कोई सच बोल रहा है और जब कोई मजबूरी में एक्टिंग कर रहा है। अगर कोई दिल से कन्फेस करेगा तो वो भी ऑनेस्टली जवाब देगी, लेकिन अगर कोई मजाक या नाटक करेगा तो वो सिर्फ उसे पंची मारेगी। शिन उसकी ऑनेस्टी से इतना इंप्रेस हो जाता है कि तुरंत मान लेता है कि नॉरेन बिल्कुल सही थी। अब की बारी वो सच में कन्फेस करता है, लेकिन कन्फेशन के तुरंत बाद उसका टारगेट नॉरेन नहीं बल्कि जो बनता है। अचानक से वो जो पर किक मार देता है। जो अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये बंदा ऑर्डिनरी नहीं है। शिन भी कंफर्म कर लेता है जो उसी लाइन से वर्क करता है जिसमें वो खुद है, इसलिए वो सीधा जो को चैलेंज दे देता है नॉरेन का फियोंसे का टाइटल दांव पर लगाने के लिए। शिन रिवील करता है कि नॉरेन के फादर ने जो फाउंटेन पेन भेजा था वही ऑफिशियली फियोंसे का प्रूफ है और नए रूल्स के मुताबिक अगर डुअल चैलेंज करे तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कोतातू भी कंफर्म करता है कि अगर जो हार गया तो फियोंसे का स्टेटस ऑटोमेटिकली शिन के पास चला जाएगा। ये सुनते ही जो का पेशेंस टूटने लगता है। वो सीधा डिक्लेयर कर देता है कि कोई भी आकर नॉरेन को उससे छीन नहीं सकता, इसलिए बिना किसी हेजिटेशन के वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। नॉरेन को तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ये लोग किसी ट्रॉफी की तरह उसे ट्रीट कर रहे हैं और उसकी फीलिंग की किसी को परवाह नहीं है। स्कूल के बाद डुअल देखने के लिए पूरा क्राउड जमा हो जाता है। शिन रूल एक्सप्लेन करता है। मैच एग्जैक्टली 1 घंटे तक का चलेगा और शिन का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, उसे जो के मुंह में वो पेसिफायर डालना है और अगर 1 घंटे तक जो पेसिफायर से बच गया तो वो जीत जाएगा। पूरा क्राउड हंसने लगता है क्योंकि ऐसे डुअल के बारे में जिंदगी में न किसी ने सुना है न देखा है। और आखिरकार वो डुअल स्टार्ट हो जाता है। शिन तुरंत पंच की बारिश कर देता है, जो पहले ही अटैक समझ जाता है और बंदा सच में डेंजरस है। प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी असली एबिलिटी सबके सामने यूज नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी जान बचाते हुए एक एवरेज मिडिल स्कूल स्टूडेंट की तरह एक्ट कर रहा था जो स्कूल के अंदर भागना शुरू कर देता है और शिन उसके पीछे। स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं क्योंकि हर अटैक के बाद जो समाओ बच जा रहा था और जो खुद भी मान रहा था कि काफ़ी सालों बाद उसे इतना डेंजरस अपोनेंट मिला है। फाइट के बीच शिन एक अजीब फिलोसफी एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। उसके हिसाब से नॉरेन ने उसे रिजेक्ट किया क्योंकि उन दोनों में डिफरेंस था, एक बेबी था और दूसरा नहीं, और अगर दोनों ही बेबी होते तो ऑब्वियसली वो सुपीरियर बेबी होता। जो को उसकी बातें 1% भी समझ नहीं आ रही होती। शिन लगातार पेसिफायर घुसाने की कोशिश करता रहता है। इसी बीच वो जो से पूछता है कि क्या उसकी फीलिंग नॉरेन के लिए उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, और पहली बार जो ऑनेस्टली खुद से सवाल पूछता है उसे रियलाइज़ होता है कि नॉरेन के लिए रोमांटिक फीलिंग उसके पास है ही नहीं, वो सिर्फ जिद में ही सब कर रहा है। एक पल के लिए वो सोचता है कि शायद हार जाना भी इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी कोसू की याद आती है और उस मोमेंट पर उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ जिद नहीं है, वो नॉरेन को किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं जाने दे सकता। आखिरी मिनट में शिन अपना ट्रम्प कार्ड निकाल देता है। वो रिवील करता है कि उसने कभी नहीं कहा था कि यहाँ सिर्फ एक ही पेसिफायर उसके मुंह में जाएगा। अचानक से हर डायरेक्शन से जो की तरफ वो पेसिफायर की बारिश कर देता है। जो पहले ट्रैप डॉज कर लेता है लेकिन सीधा दूसरे ट्रैप में फंस जाता है। एक रेक उसके मुंह की तरफ उड़ता है और उसके एंड पर पेसिफायर लगा होता है। पूरा क्राउड शॉट हो जाता है कि अब शिन गेम जीत चुका है, लेकिन लास्ट मिनट पर रेक हवा में ही रुक जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। पता चलता है कि जो ने पहले ही वुड कार्विंग नाइफ्स थ्रो कर उन दोनों पेड़ों के बीच में एक स्ट्रिंग सेटअप कर दिया था जिनके बीच में से ये रेक आ रहा है। उसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि शिन का फाइनल ट्रैप फेल हो गया और उनका समय खत्म हो गया और डुअल का विनर निकला जो। शिन अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। जो भी मान लेता है कि उसकी फीलिंग नॉरेन के लिए शिन जैसी नहीं है, लेकिन वो इतना जरूर जानता है कि वो नॉरेन को कभी दुखी नहीं देना चाहता। उसे रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं वो नॉरेन में अपनी बेटी कोसू की परछाई देख रहा है। थोड़ी देर बाद एक और मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस होता है। बेसबॉल फील्ड में एक लड़का इतनी स्पीड से पिच थ्रो करता है कि कैचर ही गिर जाता है। लोगों को ये यकीन नहीं होता कि एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट इतना ताकतवर हो सकता है। तब सबको समझ आता है कि ये लड़का तो वही लेजेंडरी यूनिकॉर्न ग्रुप में से है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे। दूसरी तरफ स्कूल में मिड टर्म एग्जाम अनाउंस हो जाते हैं। रियो जब जो से पूछता है कि उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और जब वो जो के चेहरे पर देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि जो के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जैसे वो किसी एग्जाम को देने नहीं बल्कि किसी असैसिनेशन मिशन पर जा रहा है। कोतातू तुरंत एयरपीस से उसे वार्निंग देने लगता है कि सिर्फ एग्जाम के चक्कर में वो अपना कवर ना उड़ा दे। जो नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है और रियो से एडवाइस मांगता है। रियो उसे बताता है कि कैसे उसको अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए
और वही कंटिन्यू करना चाहिए, जो अपने टीचर रियो की विजडम रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह नॉरेन का मूड काफ़ी अच्छा होता है। टेस्ट वीक की वजह से हर कोई उसे कन्फेस करने नहीं आ रहा है। फाइनली उसे थोड़ा पीस मिल रही है, लेकिन तभी उसकी नज़र जो पर पड़ती है और वो शॉक रह जाती है। नॉरेन फ्रेश और एनर्जेटिक लग रही होती है, जबकि जो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा बन चुका होता है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल, सूखा हुआ चेहरा और आवाज़ भी टूटी हुई। लग रहा था जैसे बंदा पूरी रात नहीं, पूरे हफ्ते से ही सोया नहीं है। और जब रियो खुद जो को देखता है तो वो खुद टेंशन में आ जाता है। उसकी आंखें इतनी बुरी लग रही थी जैसे बंदा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो। वो जो को सीरियसली बोलता है कि उसे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, वरना एग्ज़ाम से पहले ही गिर जाएगा। लेकिन जो के लिए पॉसिबल ही नहीं था। वो कहता है कि लॉजिकली उसे पता था कि उसे सोना चाहिए, लेकिन पढ़ाई छोड़ने का उसे मन ही नहीं करता है। बिल्कुल उस बॉक्सर की तरह जिसे फाइट से पहले रेस्ट करने की बजाय और ज़्यादा ट्रेनिंग की आदत लग चुकी है। रियो और भी ज़्यादा वरीड हो जाता है। तभी वहाँ शिन भी आ जाता है और शिन जो को देखकर अपना लेजेंडरी पेसिफायर भी ऑफर कर देता है और कहता है कि इससे जो का स्ट्रेस कम हो जाएगा। जो तुरंत मना कर देता है। बाद में कोतातो भी उसे समझाता है कि वो और रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जो उसकी बात सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था और सीधे उसे अपना काम करने को बोल देता है। जिसके कुछ देर बाद कोतातो उसे बताता है कि आज वो कहीं और जाने वाला है, इसलिए उसे अपने डिनर का प्लान खुद करना पड़ेगा। वो जो को एक जगह भी रिकमेंड करता है जिसका नाम होता है मामाज। तभी हमें नॉरेन की साइड दिखती है, जहाँ पर वो बहुत ही जल्दी फ्री हो जाती है क्योंकि आज रेमन शॉप में काफ़ी कम कस्टमर थे। तभी उसकी नज़र जो पर पड़ती है। क्यूरियोसिटी में वो चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर देती है और ऐसे ही नॉरेन जो को फॉलो करते करते एक शेडी एरिया में पहुंच जाती है और वहाँ जो एक बार के सामने रुकता है। बार का नाम था बार जमानी। एक एनर्जेटिक और मस्त वुमेन गैको उसको वेलकम करती है और उसे अपने बार में लेकर जाती है। नॉरेन बाहर खड़ी पूरी तरीके से कंफ्यूज थी। उसके हिसाब से एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट का बार में जाना ऑलरेडी बहुत वियर्ड था। अंदर पता चलता है कि मामा नाम की लेडी जो को काफ़ी अच्छी तरीके से जानती है। वो मजाक में कहती है कि उसने सबको बता रखा है कि जो उसका नेफ्यू है, वरना लोग सोचेंगे कि वो उसका कोई सीक्रेट चाइल्ड है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब जो पहली बार अपनी करंट बॉडी में यहाँ आया था, तब से मामा उसका सीक्रेट जानती थी और जो को भी पता था कि ये मुश्किल वक्त में मामा हमेशा उसकी हेल्प करेगी। तभी एक और फैमिलियर चेहरा अंदर आ जाता है, आरी। जो हैरान रह जाता है कि आरी भी यहाँ की रेगुलर कस्टमर है और तब उसे समझ आता है कि कोतातो ने जानबूझकर उसे यहाँ क्यों भेजा था। आरी जो की आंखें देखकर ये समझ जाती है कि ये बंदा एग्जाम के लिए ऑल नाइट प्रिपेयर कर रहा था। फिर वो जो को एक इंपॉर्टेंट बात समझाती है। वो कहती है असैसिन की लाइफ में फेलियर का ऑप्शन ही नहीं होता। मिशन मतलब मिशन, लेकिन स्कूल लाइफ वैसी नहीं है। यहाँ गलती करना अलाउड है, फेल होना अलाउड है। और शायद पहली बार जो को आरी की ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आती है। आरी कहती है कि मिडिल स्कूल ज्वाइन करने के बाद जो पहले से ज़्यादा जीने लगा है। ये बात जो कि दिमाग में बैठ जाती है। बाहर मामा उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए बोलती है और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि नॉरेन अभी तक चुपचाप से जो पर नजर रखी हुई थी। उसे दिखता है कि जो एक बार में गया और फिर एक बड़ी उम्र की वुमन के साथ बाहर निकला। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल चल रहा होता है, आखिरकार जो है कौन। कुछ ही दिनों बाद मिड टर्म एग्जाम आ जाते हैं। इस बार जो खुद को कंट्रोल करता है और एग्जाम के दौरान ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता। रिजल्ट आते हैं और वो एवरेज स्कोर करता है। उसे पता था कि कुछ केयरलेस मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन पहली बार वो रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेता है और डिसाइड करता है कि वो फाइनल्स में बैटल करेगा। दूसरी तरफ नॉरेन की सस्पिशन और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जितना ज़्यादा वो जो को ऑब्जर्व करती है, उतना ही कम वो एक मिडिल स्कूल का बच्चा लग रहा होता है। उसकी बातें, उसका बिहेवियर, उसका सोचने का तरीका, सब कुछ किसी अंकल या फादर जैसा लग रहा होता है। अब नॉरेन सीरियसली डाउट करने लगती है कि जो सच में उसकी एज का है भी या नहीं। वहीं होम इकोनॉमिक्स क्लब में आज सिलाई की क्लासेस होने वाली थी। क्लब प्रेसिडेंट सबको बटन लगाना सिखाती है। वो इतना स्मूथली बटन लगाती है कि सबको उसको देखकर बहुत ही इजी फील होता है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल स्टार्ट होने लगता है, रियलिटी सामने आ जाती है। सिन नीडल देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से नीडल का असली यूज पॉइजन लगाकर लोगों को मारने का होता है। नॉर्मल सिलाई के बारे में तो उसने कभी सुना ही नहीं था। और वहीं हमें दिखता है कि जो का पहला अटेम्प्ट डिजास्टर बन जाता है। नॉरेन उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसका खुद का बटन भी बहुत ही बुरी कंडीशन में निकल जाता है और दोनों मिलकर सीनियर मेंबर से हेल्प मांगते हैं और प्रैक्टिस करने लगते हैं। क्लब के बाद उनकी मुलाकात कियो नाम के एक सीनियर से होती है जो अपने सनफ्लावर को पानी दे रहा था। जो नोटिस करता है कि नॉरेन आजकल अनयूजुअली हैप्पी लग रही है। जब वो रीजन पूछता है तो नॉरेन स्माइल करते हुए बताती है कि उसे सच में होम इकोनॉमिक्स क्लब बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। हर एक मेंबर अपनी एक यूनिक हॉबी रखता है। किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को कुकिंग, किसी को बेकिंग और किसी को हैंडीक्राफ्ट। सब लोगों की अपनी पसंद हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी है और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ किसी को गॉसिप्स करने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता। अगली एक्टिविटी अनाउंस होती है। हमें ये दिखता है कि उनकी एक्टिविटी ये है कि वो लोग बेसबॉल टीम के लिए राइस बॉल बनाए। क्लब प्रेसिडेंट बताती है कि स्कूल का फील्ड एक सीनियर लीग टीम भी यूज़ करती है और आज खाना एक्चुअली उनके लिए है।
तभी एक मेंबर मेंशन करता है कि उस टीम में एक यूनिकॉर्न मेंबर भी है। ये सुनते ही सबको नॉरिन की टेंशन याद आ जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद हमें दिखता है कि प्लेयर्स बच्चों का खाना खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उनका स्टार प्लेयर सामने आता है जो यूनिकॉर्न भी होता है, जिसका नाम टेंडो होता है। बंदा इतना बड़ा था कि कोई मान ही नहीं सकता था कि वो मिडिल स्कूल स्टूडेंट है, जो उसे देखते ही अलर्ट हो जाता है। उसके इंस्टिंक्ट कह रहे थे ये बंदा नॉर्मल नहीं था। टेंडो राइस बॉल खाते खाते सीधा टॉपिक पर आ जाता है। वो जो को डुअल के लिए चेंज करता है और रिवॉर्ड नॉरिन का बॉयफ्रेंड बनना और वो पेन इनहेरिटेट करना। नॉरिन तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि कैसे उन दोनों की तो प्रॉपर्ली जान पहचान भी नहीं है, लेकिन टेंडो का असली मोटिव कुछ और ही था। वो एडमिट करता है कि उसे नॉरिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका टारगेट सिर्फ जो है, वो बस उसे क्रश करना चाहता है। उसके बाद टेंडो अपना ड्रीम बताता है। उसका गोल है दुनिया का पहला ट्रू ट्रिपल थ्रेट स्पोर्ट्समैन बनना। सिर्फ बेसबॉल नहीं, सिर्फ फुटबॉल नहीं, सिर्फ बास्केटबॉल नहीं, तीनों स्पोर्ट्स में नंबर 1 बनना। कुतातो तुरंत उसकी फाइल निकालता है और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सबको शॉक कर देती है। टेंडो सीनियर लीग बास्केटबॉल का एस है, स्कूल फुटबॉल टीम का वो स्टार स्ट्राइकर है और बास्केटबॉल का सुपरस्टार भी। नेशनल लेवल पर टाइटल्स जीतने के लिए उसकी बहुत ही तारीफें होती हैं। ये बंदा सच में एक यूनिकॉर्न था। टेंडो प्राउडली डिक्लेयर करता है कि एक दिन वो MLB, NBA और प्रीमियर लीग तीनों जगह पर टॉप प्लेयर बनेगा। सब लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये इंसान है या कोई चीट कोड। जो समझ जाता है कि टेंडो स्पॉटलाइट का दीवाना है, उसे बस अटेंशन चाहिए और कोई दूसरा उससे ज़्यादा फेमस नहीं होना चाहिए, ये वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात तब पर्सनल हो जाती है जब टेंडो होम इकोनॉमिक्स क्लब की इंसल्ट कर देता है। वो कहता है कि किसी रैंडम क्लब के लोग उसके लेवल तक नहीं है। ये सुनते ही जो का खून खौल उठता है। वो उसके इंसल्ट्स और नहीं सह पाता और क्लब की बाकी लड़कियां भी ये इंसल्ट नहीं सह पाती और जो इसी वजह से सीधा डुअल एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद टेंडो अनाउंस करता है कि एक हफ्ते बाद जिम में मैच होगा और गेम होगा फुटसल। वो कहता है कि वो सिर्फ एक पार्टनर लाएगा, जबकि जो जितने लोग चाहे उतने ला सकता है। टेंडो के कॉन्फिडेंस को देखकर सबको समझ जाता है कि बंदा कितना डेंजरस है। टेंडो के जाने के बाद उसका कोच सबसे माफ़ी मांगता है। उसके टीममेट्स बताते हैं कि टेंडो नॉर्मली भी ऐसा ही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके पास एटीट्यूड सपोर्ट करने लायक टैलेंट भी है। एक टीममेट कहता है टीममेट के रूप में टेंडो सबसे बड़ा हीरो है, लेकिन अपोनेंट के रूप में वो सबसे बड़ा विलन है। क्लब प्रेसिडेंट इतना गुस्सा हो जाती है कि वो सीधा जो को ऑर्डर कर देती है कि जो को बस जाना है और टेंडो को हराना है। जो भी इक्वली एंग्री होता है वो उसको हराने की कसम खा देता है और वो ये तक बोल देता है कि वो टेंडो को सबक सिखाएगा जो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। इसी बीच क्लब डिसाइड करने लगता है कि मैच में जो के साथ कौन कौन खेलेगा और तभी सबको नोटिस होता है कि नॉरिन कुछ ज़्यादा ही चुप थी। वो अभी तक टेंडो के साथ हुई ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन याद कर कर शर्म आ रही थी। तभी अचानक शिन खड़ा हो जाता है और अनाउंस करता है कि वो भी इस मैच में खेलेगा, क्योंकि टेंडो ने सिर्फ जो को नहीं बल्कि नॉरिन को भी एम्बैरेस कर दिया है और ये बात शिन कभी भी माफ़ नहीं करने वाला था। और यहीं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या टेंडो द्वारा की गई नॉरिन की बेइज्जती का बदला जो और शिन मिलकर ले पाएंगे या वो फिर से नॉरिन को एम्बैरेस कर देंगे, और क्या बेचारी नॉरिन ये जान पाएगी कि जिस जो को वो लोग मिडिल स्कूल का बच्चा समझ रहे हैं वो दरअसल में एक लेजेंडरी असैसिन है, और क्या हमारा लेजेंडरी असैसिन अपनी पुरानी बॉडी को वापस ले पाएगा। जानने के लिए हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर 1000 लाइक लेकर आइए, ताकि हम इस ऑसम एनिमे का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आ पाए जो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियोस बेहद पसंद आ रही होंगी। अगर हाँ, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिए कि आपको नेक्स्ट एनिमे रिकैप कौन सा चाहिए। तो मिलता है आपसे आपकी चॉइस की नेक्स्ट एनिमे रिकैप में। तब तक के लिए बाय बाय।